जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स की इस महासंग्राम सीरीज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वन्य जीव एवं वन्य अभ्यारण्य, है ना। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि मैप के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है, सबसे पहले हमारे लिए इंपोर्टेंट है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, कितने हैं, कितने हैं? 11 है। टोटल कितने हैं? 11 है। वैसे कई कई बुकों में आपको 12 भी मिलेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको 12 क्यों नहीं है, मानते नहीं। तो मान लो, आप क्यों नहीं मानते? पीएससी मानेंगे तो मानोगे आप, पीएससी को मानना नहीं, मनवाना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो जनरली अगर आप सब संख्या ही पूछ ले तो कितने हैं कुल? 11 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखेंगे कि कौन कहां से है, कौन कहां पर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कान्हा-किसली, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य भी यही बना था। सबसे पहला इसको क्या बनाया हमने, नेशनल पार्क। सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यही है। तो पहला 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 कुछ भी पूछे आपसे तो कान्हा-किसली, और सबसे बड़ा पूछे तो कान्हा-किसली। इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। रहेगी बात आपको याद, कहां पर है? तो देखो, ये लोकेशन है मंडला। मंडला से लगे लगे आसपास के जिले भी हो सकते हैं, जैसे डिंडोरी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे जाओगे आप तो बालाघाट भी हो सकता है, पर मेन किस में आता है? ये मंडला में आता है। अब देखो, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ेंगे। तो एक तो हमने ये पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा कौन सा है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तो मंडला में। एक और चीज आपको याद करना है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा एकमात्र यहीं पे मिलता है, वो ये भी आपको याद करना है। रहेगी आपको याद, बारहसिंगा किस प्रजाति का है? बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का। कभी कभी ये प्रजाति भी पूछता है, और कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेगा आपको। तो कौन सा ये, इसका साइंटिफिक नाम याद करना आपको, रूसवर्स डुआउसेली। रहेगी बात आपको याद, क्या है? रूसवर्स डुआउसेली। ये हो गया आपको कान्हा-किसली नेशनल पार्क से संबंधित। फिर और इससे रिलेटेड और भी चीज याद करना आपको, जैसे इस कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप देखोगे आप, तो इससे कौन कौन सी नदी बहती है। कभी कभी ये भी कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा, अच्छा किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बह रही है। लिखना नहीं है आपको, पूरा समझना है, सब मिलेगा आपको लिखा लिखा है। ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है? देखो, 3 नदी बहती है। कितनी नदी बहती है? 3। सुनना है अच्छे से, बस आपको सब चीजें मिलेगी आपको लिखी लिखाई, बस अच्छे से सुनना, समझना और याद करना, ये हमारा काम है। तो 3 नदी बह रही है। तो सबसे पहले कौन है? बंजर, हालो और सुपर्ण। सुपर्ण भी है, सुरपर्ण भी है, कई अलग अलग नाम मिलते हैं यहाँ पे देखने को। ये 3 नदी क्या है यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ये याद रहेगी आपको कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखो, अगले बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम क्रम से खाली मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो देखो, हम इधर से चलेंगे, किधर चलेंगे? ऊपर से। तो देखो, यहीं पे मिलेगा आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो जनरली क्या आता है, जब भी राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे लगाते हैं ग्वालियर, जबकि है शिवपुरी। रहेगी, तो शिवपुरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए। ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हमें क्या मिलती है? सांग सागर झील, माधव सागर झील और जादव सागर झील। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के हमें अंदर मिलेगा जॉर्ज कौशल भवन। ये भी आपको याद करना है। जॉर्ज कौशल भवन किसकी याद में बनाया था? ये याद में नहीं, मतलब जॉर्ज पंचम की याद में नहीं, आगमन पर बनाया गया था। रहेगी, तो जॉर्ज कौशल भवन भी यहीं पे मिलेगा आपको। कौन सी नदी बहती है? तो देखो, मणिहार नदी। तो माँ से याद करना, माँ से मणिहार और माँ से माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से नेशनल हाईवे 46 निकलता है। कभी ऐसा पूछ ले तो कौन सा नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो 46।
पर नदी याद रखना आपको, नदी, क्योंकि आपसे फिलिंग द, आपसे मेज द कॉलम में आ सकता है, एक दो राष्ट्रीय उद्यान दे देगा और एक और दे देगा नदी की, कौन सी नदी प्रवाहित हो रही, तो माँ से माधव और माँ से मनिहार नदी रहेगी। बात आपको याद, सब इधर आ जाओ, अभी सब समझना है। फिर देखो एक और याद करना आपको, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सबसे लेटेस्ट में बना है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है इसका, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर, याद रहेगा। और यहीं पे हमने क्या करा है, चीतों का पुनर्वास करा गया है। कहां से लाए थे हम, सबसे पहले नामीबिया, फिर उसके बाद लाए थे हम दक्षिण अफ्रीका से। तो कहां पे बसाएगा ये पूछेगा आपसे, तो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बात आपको याद रहेगी, इसमें कोई दिक्कत आपको। फिर देखो इधर और आओगे, इधर इधर आपको मिलेगा पन्ना, क्या मिलेगा, पन्ना, ये रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अभी पहले राष्ट्रीय उद्यान देख लेते कौन कौन से कहां पे, उनकी विशेषता पढ़ेंगे। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसी में यहीं पे देखोगे तो आपको दिखेगा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो कहीं कहीं पे डिबरी लिखा है, कहीं कहीं पे डुबरी लिखा है, पर इतना याद करना संजय डुबरी। इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चलाया गया, और छत्तीसगढ़ में इसी को बोलते हैं गुरु घासीदास, इसी का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ में इसी संजय गांधी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, तो देखो सीधी शहडोल की सीमा पर है। कहां पर है, सीधी शहडोल की सीमा पर है। देखो एक और राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे मिलेगा, इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर मिलेगा आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखो नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, पेंच। तो देखो ये कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में कहां पे, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से लगे लगे और जिले भी याद कर सकते हो आप। और नीचे कौन सा आएगा, हाँ सब आ जाएगा ना, लगे लगे जिले हैं। छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से मिलेगा और उसके नीचे और मिलेगा। कौन सा है ये, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर एक और देखोगे तो इधर मिलेगा आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे मिलेगा ये, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदापुरम जिले में। फिर इधर देखोगे तो एक और मिलेगा आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, भोपाल में। फिर एक और चीज याद करना आपको, दो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कितने, दो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट। एक तो आपको मिलेगा डिंडोरी में और एक मिलेगा आपको धार में, ये दो नाम याद रखेगा। तो सुनना, ये जो पहला है जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कभी ऐसा पूछे जीवाश्म में, तो पहला कौन सा है, डिंडोरी रहेगी बात। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही मध्य प्रदेश का, भारत का दूसरा सबसे छोटा है। फिर ये देखो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहां पर है, धार में। तो देखो टोटल गिनोगे तो कितने हो गए, 11। और कोई बचा है क्या, और कोई नहीं बचा है। तो अब देखो इनकी खास बात पढ़ेंगे। देखो हमने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की खास बात तो पढ़ ली, इसके जस्ट ऊपर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32। और कहाँ पे स्थित है ये, उमरिया। ये जगह जरूर याद करना आपको, कहाँ पे स्थित है, उमरिया। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अच्छा मध्य प्रदेश, देखो वैसे मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं हम, बाघ स्टेट, यार टाइगर राज्य। इसके बाद अगर पूछे तो कहां पे, तो कर्नाटक में। फिर कहां पे मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा कहां पे, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में पूछ ले कहां पे सबसे ज्यादा, इसी बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, बाघ है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, बाघ। बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा होने के कारण इसको मध्य प्रदेश का हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर कहां पे पड़ता है, तो आपने सुना होगा, राजस्थान में, बाघों के लिए। तो किसके कारण कहते हैं इसको, बाघों की सर्वाधिक संख्या के कारण। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व कहां पे, तो यहीं पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कितना है, इतना कभी नहीं पूछेगा आपसे कि कितना घनत्व है, क्या है, पर ये पूछेगा कि अच्छा सबसे ज्यादा बाघ कहां पे पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़। देखो बाघ में भी बा छुपा है, बांधवगढ़ में भी बा छुपा है, तो बा से बा मिला देंगे। और इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, रणथंभौर रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इसके जस्ट ऊपर चलेंगे हम, पन्ना। क्या चलेंगे हम, पन्ना। ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी भी बहुत खास बात, इसको भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का रत्न कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का रत्न। ये लिख रहा हूं, नेशनल पार्क का रत्न। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रत्न किसको कहते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में हीरा कहां पाया जाता है, तो पन्ना। तो देखो हीरे को हम बोलते हैं ना, हीरे जवाहरात रत्न आभूषण, रहेगी बात इससे याद आपको। हीरे जवाहरात रत्न आभूषण कहां पे पाए जाते हैं, तो पन्ना।
वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोल रहे हैं हम? भारत के राष्ट्रीय उद्यान का रत्न। रहेगी बात आपको याद? इसमें सबसे ज्यादा चीतल पाए जाते हैं, क्या चिंकारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चिंकारा। इसलिए इसको मध्य प्रदेश का हम क्या बोलते हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। हाँ, सरिस्का भी राजस्थान में। रहेगी बात आपको याद? ये याद रहेगी आपको बात। अब सुनना बात, जैसे मान लो फिलिंग द ब्लैंक में, जैसे आप उस दिन मैडम आप पूछ रहे थे ना कि कथन कारण वाले प्रश्न समझ में नहीं आते, तो सुनना अच्छे से बात। ये एक उदाहरण हम इसका बांधवगढ़ का लेते हैं। देखो मैं दोनों आपको पहले डाटा दे रहा हूँ, उसके बाद में प्रश्न बना रहा हूँ, आप बताना मुझे। जैसे मैंने एक बताया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं? बाघ। फिर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाने के कारण इसको क्या बोल रहे हैं हम? मध्य प्रदेश का रणथंभौर। दो प्रश्न समझ में आ गए। अब सुनो बात, मैं आपसे पूछूं, एक दे रहा हूं मैं आपको कथन। मैंने कथन दिया कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? बाघ। पहला बोल दिया मैंने। फिर मैंने दूसरा बोला, नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अच्छा ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसको मध्य प्रदेश का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। पहला कथन है, सही बात है। फिर नीचे लिख रहा हूं कारण। तो मैंने बोला कि अच्छा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कारण मैंने क्या लिखा? 32 पहाड़ियों से घिरा। अब मुझे बताओ पहला कथन सही है क्या? अरे सही है ना? हाँ, पहला सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है कि नहीं घिरा है? दूसरा भी सही है, किंतु जो कारण दे रखा है क्या पहले की व्याख्या कर रहा है क्या? आ गया लॉजिक समझ में? तो दोनों कथन सही भी हो सकते हैं, पर जो सही दूसरा जो कारण दे रहा है जरूरी नहीं पहले की क्या करे वो व्याख्या। लॉजिक समझ में आ जाए। अगर यहीं पे वो दे देता कि अच्छा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का रणथंभौर भी कहते हैं, और नीचे कारण लिखता, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता? हमारा पहला आंसर सही। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की क्या कर रहा है? व्याख्या। चीजें समझ में आ जाएगी, लिंक समझ में आ जाएगा। ये बात रहेगी आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। इसको सरिस्का, मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी। क्यों कहते हैं इसको? चिंकारा की अधिकता के कारण। ये भी मैं पूछ सकता हूं आपसे इस कथन कारण के रूप में, इसमें कोई दिक्कत? ये हो गया आपको। ये संजय गांधी वाला आप याद कर लेना, संजय डिबरी है ना, कहाँ पे स्थित है। फिर आपको ये याद करना है, ये जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को हम बोलते हैं आधुनिक चिड़ियाघर, और मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहरों के बीचों बीच में बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? शहरों के बीचों बीच में। अब सुनना, इसके बीच से कोई नदी मत निकाल देना, यहाँ पे कोई नदी नहीं निकल रही। रहेगी बात आपको याद? तो मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो शहरों के बीचों बीच बसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इतनी बात याद रहेगी आपको। फिर देखो और भी हम बात करें, जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद नाम कोई नहीं लेगा। कहाँ पे है? नर्मदापुरम। अगर मैं इसमें पूछूं कि अच्छा ये इसमें के कौन सी नदी बहती है, तो सुनना बात, इसके बीचों बीच से बहती देनवा नदी। अब सुनना कैसे याद करना है। हमें पता है कि यहाँ नर्मदापुरम में तवा नदी बहती है, ये तो हमें पता है, तवा। और मैंने बताया था तवा की सहायक नदी है देनवा नदी, बताया था। और इन के दोनों के संगम पे तो बनाया हमने तवा बांध, और उसी से बनाया तवा जलाशय, और उसी को अभी रामसर भूमि में शामिल भी किया गया है। अब देखो आपको ऐसे याद करना, जैसे तवा है, तो देखो आपने सुना होगा आपके पड़ोसी आपसे लेने आ जाते तवा, आ गए आपसे तवा लेने, और सुनो बात, उन्होंने तोड़ के दे दिया आपको, तो आपने बोला नहीं टूटा हुआ नहीं चाहिए, मुझे दे नया, तो देनवा में छुपा है दे नवा। रहेगी बात आपको याद? तवा दे नवा, रहेगी बात। तो तवा की सहायक क्या है? देनवा। और देनवा नदी पे ही क्या बसा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कोई दिक्कत आपको? फिर देखो नीचे पेंच, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान की खास बात ये है क्योंकि इसके अंदर से जो नदी बह रही है तो नाम में छुपा है पेंच नदी बीचों बीच से। इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के कर दिया इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया है? इंदिरा। तो ये भी पूछ सकता है कि अच्छा किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी है, तो किसका है? इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। इसी पेंच का नाम बदल के क्या कर दिया है? इंदिरा प्रियदर्शिनी। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये इसकी खास बात है, इसको बोलते हैं मोगली लैंड, क्योंकि यहीं पे मोगली पाया गया था। तो मोगली कहाँ पे पाया गया था? वैसे शिवनी की एक जगह है अमोदागढ़, वहां पे पाया गया था मोगली। और इसी मोगली के ऊपर एक बुक लिखी है द जंगल बुक। किसने लिखी है वो? रुडयार्ड किपलिंग ने। और भी बुक से द सेकंड जंगल बुक, ऐसी बहुत सारी बुक है।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छा मोगली लैंड कहाँ है या मोगली का निवास कहाँ पे देखा, इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखा गया था। फिर देखो हमने हमने क्या पढ़ा था, ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो जीवाश्म को ऐसे याद करना, जैसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे कहाँ पर है, तो देखो डिंडोरी को हम बना देंगे डंडा, और डंडा मतलब लकड़ी, लकड़ी से तो जीवाश्म बनता है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान याद रहेगा डिंडोरी। और सबसे छोटा है, याद रहेगा। फिर देखो इधर आ जाएंगे डायनासोर पे, देखो डायनासोर के पास होती है एकदम धारदार नाखून होते हैं उनके, तो धार, और इसी के अंदर धार है, तो इसी के अंदर बाघ नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है, नाम में से याद रह जाएगा, कौन सी नदी है, बाघ नदी। किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बह रही है बता सकते हो आप, बहुत ही सिंपल, ये बांधवगढ़ का और याद कर लेना, इस हाँ इंदिरा प्रियदर्शन पेंच नदी एक, और पेंच नदी की सहायक जैसे कानन नदी है ना, ये दो नदी याद करना आपको, मेन नदी यही, पेंच नदी मुख्य। इस बांधवगढ़ की भी याद कर लो आप, इस बांधवगढ़ की जो नदी, उसके अंदर जो नदी बहती है उसका नाम है चरण गंगा। रहेगी बात आपको याद, रहेगा लॉजिक। तो चरण गंगा नदी कहाँ पे बह रही है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय। और एक और याद करना है, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन हमें शिव पुराण में देखने को मिलना है, और इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर विष्णु जी की लेटी प्रतिमा है। ये लॉजिक याद रहेगा आपको, राष्ट्रीय उद्यान में कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ आप, अच्छा मुझे अगर टाइगर प्रोजेक्ट चलाना है, क्या चलाना है, टाइगर प्रोजेक्ट चलाना है, तो देखो भारत में कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। एक और चीज याद करना आपको, वन्य जीव अधिनियम, क्या याद करना है, वन्य जीव अधिनियम। तो ऐसे डेट याद करना, क्रम से याद करना, जैसे वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो 72 में। कब आया, 1972। अगर ये पूछ ले अच्छा मध्य प्रदेश ये कब लाया है, तो एक साल बाद 1973 में। अगर आपसे कोई पूछे टाइगर प्रोजेक्ट, क्या पूछे, टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, एक साल बाद 1973। तो अगर आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ, तो 1974। तो देखो कहीं कहीं लिखा है 1973 74, बात वही है। सबसे पहली बार कहां पे लागू करा गया, कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यही, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। रहेगी बात आपको। बाघों की संख्या मैंने बता दी सबसे ज्यादा कहाँ पे, बांधवगढ़, याद रहेगा आपको, बांधवगढ़ है, फिर क्या है फिर कान्हा-केसरी, फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये संख्या है, आपको संख्या हर चीज में याद नहीं करना, सबसे ज्यादा कहां पर याद करना है। फिर क्या क्या बाघ रिपोर्ट हर साल 2 साल में आती है ना, ये याद करना। अब सुनना बात, एक और चीज याद करना, अच्छा मध्य प्रदेश में आपसे पूछ ले अच्छा टोटल कितने बाघ है, तो देखो एक संख्या याद होगी आपको 786, 6 तो याद रहती ना, बस एक ही तो कम करना है इसमें, बस 785, 786 तो याद है ना आपको, तो टोटल संख्या उसमें से एक कम कर देना, तो 785 ये संख्या याद रहेगी बाघों की कुल संख्या। सबसे ज्यादा कहाँ पे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अब मैं पूछूं अच्छा टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन शामिल है, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान पड़े हमने, 11, उन 11 में से 6 क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो देखो टाइगर प्रोजेक्ट में कहां पे बनाऊंगा। एक और चीज आप याद करना, अच्छा मध्य प्रदेश में देखो इसी तरफ देखो सबसे ज्यादा आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल रहे हैं, देखो इधर कहाँ है, तो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है इसी साइड में, तो सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो सबसे ज्यादा घने वन भी इधर ही होंगे, जहाँ पे वन होगा वहीं तो वन्य जीव होगा, तो वहीं पे तो हम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाएंगे। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इसी नेशनल पार्क में भी हम वहां पे टाइगर प्रोजेक्ट चलाएंगे, जहाँ पे बाघों की संख्या अच्छी खासी है। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टाइगर प्रोजेक्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब ये नंबर नहीं याद करना आपके, पहले के बाद दूसरा कौन है, तीसरा कौन, चौथा, इतना नहीं पड़ा, बस ये इतना याद करना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है ना। डेट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भगना आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज की डेट याद रखो और एग्जाम में सही करके आओ। तो सिंपल सा पूछेगा वो तो अच्छा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है और कौन सा नहीं। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, 11, मतलब सॉरी राष्ट्रीय उद्यान कितने, 11, उसमें से कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, तो 6। याद करना, अच्छे से सुनना, कुल अगर टाइगर प्रोजेक्ट पूछ ले तो वो है 8। कितना पूछा मैंने, ये याद रहेगी। टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर मध्य प्रदेश के कुल कितने हैं, 8। कितने को हमने शामिल करा, 8। 8 में से 6 तो नेशनल पार्क है, क्या है, 6 नेशनल पार्क है, और उस 2 जो है वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये नंबर याद रहेगा, ये क्या है, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे हम, ये याद रहेगी। 2 मिनट ये फोन ऑफ करना।
ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ पे थे अभी, कितने टोटल टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर कितने शामिल करने, 8, उसमें से कितने नेशनल पार्क के, 6, 2 क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी हम पढ़ेंगे। तो देखो पहला तो क्या कौन सा गया, कान्हा किसली, और जैसे बाकी कौन से, तो देखो बांधवगढ़ भी होगा, पेंच भी होगा, सतपुड़ा भी होगा, रहेगी बात, पन्ना भी होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर क्या है शामिल, रहेगी आपको बात याद। टाइगर प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा आपको, टाइगर प्रोजेक्ट छेड़ोगे। आपको वन्य जीव अभ्यारण्य का याद करना है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछे टाइगर प्रोजेक्ट शामिल, वो है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको हमने क्या करा है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करा है। और ये जो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये रायसेन में, तो देखो नाम में छुपा है रातापानी तरा और रायसेन, क्या याद रहेगी बात आपको, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है वो कौन है, रातापानी। रातापानी याद रहेगा, पाताल पानी मत कर देना और पाताल कोट मत कर देना, ये तीनों अलग अलग चीजें। पाताल पानी पूछे तो वो इंदौर में, यहाँ पे क्या है टंटे बिल की समाधि। पाताल कोट पूछे तो छिंदवाड़ा में भारे जनजाति है, और ये राता पानी, तो रा से रायसेन याद करना है। तो राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, रायसेन में। ये पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको किसमें शामिल करा हमने, टाइगर प्रोजेक्ट में। दूसरा अगर पूछे तो वो है वीरांगना दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है दमोह का। ये कौन है, रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ की है, दमोह, और इसको किसमें शामिल करा है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। तो रहेगा कुल कितने हो गए, 8 टाइगर प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा, कुल टोटल 8। इसमें कोई समस्या आपको, सब सारी इंफॉर्मेशन याद रहेगी आपको कौन क्या है। आगे बढ़े, अब वन्य जीव अभ्यारण्य पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब हम देखो आगे क्या पढ़ेंगे हम, आप लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, हाँ ये वन्य जीव अभ्यारण्य नए नए बने 2023-24 में ही घोषित करा है इसको। वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, किसकी, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इतना लोड नहीं लेना है डेट के पीछे, नहीं तो डेट ही जीवन खत्म कर देंगे हमारा। बस पहला कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ऐसे कॉमन सेंस लगा के करना है, आए समझ। क्योंकि डेट तो बहुत सारी, अब सुनो मेरी बात, अभी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 11, सबकी डेट याद करोगे, कौन कब पहले बना, ठीक है। फिर इसके बाद कौन प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, उनकी डेट अलग है। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य 24 और 11 प्रस्तावित है, कितने की डेट याद करोगे बताओ मुझे। और जब एग्जाम में आएगा तो आप इतने कंफ्यूजन हो जाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इतना डेट के पीछे लॉजिक ना लगा कि हम सिर्फ ये याद कर लें कि पहला कौन सा है, बड़ा कौन सा है, किसकी क्या खास बात। देखो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि डेट बताओ, हो सकता है कभी कभी एमपीपीएससी ऐसी हरकतें करें, पर हमें एक अधिकारी बनना, और अधिकारी का काम डाटा याद करना नहीं है, हम कोई क्लर्क नहीं बन रहे, हम अधिकारी बन रहे। हमारी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एनालिसिस पावर, कि हम चीजों को तर्क के साथ जोड़ सके। जैसे मैंने बताया ना कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा बाघ पाए जा रहे हैं, इसके लिए इसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे पास एनालिसिस कैपेसिटी होना चाहिए, एनालिसिस कर पाए चीजों की हम। आया समझ में। आपसे वनडे एग्जाम में से प्रश्न थोड़ी पूछेगा तुलना वाले, कथन कारण वाले, ये पीएससी में पूछेगा ना आपसे कथन कारण वाले। तो हमारे पास वो एबिलिटी होना चाहिए कि अच्छा कोई चीज को हम क्यों बोल रहे हैं। फिर जैसे मैं आपसे यही पूछता जंगल गलियारा, तो सुनो बात, मान लो अगर नहीं भी पढ़ते आप तो भी दिमाग लगा लेते आपके जंगल गलियारा में क्या निकालूंगा, क्या इधर निकालूंगा कि मैं पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, क्या मैं उत्तर में निकालूंगा ना, मैं दक्षिण पूर्व में निकालूंगा ना। तो अगर मैं पूछूंगा अच्छा चलो बताओ कि जंगल गलियारे के अंदर किन किन राष्ट्रीय नेशनल पार्क को शामिल कराया, तो आप खुद ही दिमाग लगा लो। जैसे सतपुड़ा आ जाएगा, इधर सतपुड़ा आ जाएगा, सतपुड़ा से मैं चला तो पेंच आ जाएगा, ऊपर जाऊंगा तो कान्हा किसली आ जाएगा, ऊपर जाऊंगा तो बांधवगढ़ आ जाएगा। यही तो मैं शामिल करूंगा ना जंगल गलियारे के अंदर। तो ये कॉमन सेंस लगाना है, हमें डाटा याद नहीं करना है, हमें कोई मशीन नहीं बनना डाटा याद करने की, वनडे एग्जाम की तरह का रट लिए बस हो गया क्या। हमें प्रशासक बनना है, हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए तर्क करने की। आया समझ। इसलिए मैं डेट याद नहीं करा रहा आपको, क्योंकि डेट आप कितनी याद करोगे बताओ। मैंने बताया ना आपको नेशनल पार्क की डेट अलग है, फिर उनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करेगा उनकी डेट अलग है, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य की डेट अलग। कितनी डेट याद करोगे बताओ आप, एक चलो हो, दो हो तो आप याद कर लोगे। तो पहले की याद कर लेना भले ही। जैसे कि
कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको कब नेशनल पार्क बनाया, तो 1955 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शामिल करा, मैंने बताया ना 1974 में। बस इससे ज्यादा कुछ। और वर्तमान में भी कौन है, तो जैसे कि कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी वर्तमान में सबसे ज्यादा अभी बनाया है उसको मतलब राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन है नवीनतम, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर, 2018 में इसको बनाया गया है। बस रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो वन्यजीव अभ्यारण्य, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन नहीं खत्म कर दिया है। रहेगी बात आपको याद। अब जो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जो है अस्तित्व में, वो है 24, और 11 क्या है, प्रस्तावित। तो डाटा कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो संख्या हो सकता है कभी पूछ ले आपसे वो, परंतु जनरली तो वो ये प्रश्न पूछेगा, अच्छा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। 2024 में प्रश्न आया था, देखो मैं बताऊंगा अभी आपको कब आया था ये प्रश्न। सॉरी, 2024 में प्रश्न आया था। ये हमारा प्यारा क्या है, प्यारा मध्य प्रदेश। दिख रहा है मध्य प्रदेश, अरे दिख रहा है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब देखो इसमें कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, ये हमें याद करना है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक कंसेप्ट लेके चलेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे याद करना है आपको, हर चीज में रटना नहीं, कौन सा कहाँ पे ये सुनना है। तो सुनो, 3 तो हमारे यहाँ क्या है, घड़ियाल केंद्र। तो सुनो, जब भी घड़ियाल आएगा तो क्या धरती पे आएगा, पानी में आएगा, पानी में आएगा, तो 3 नदी को पकड़ लूंगा मैं। लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले मैंने पढ़ा चंबल नदी को, क्या पकड़ा मैंने, चंबल नदी को। तो चंबल घड़ियाल केंद्र, अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहां पर है, कहां पर है चंबल घड़ियाल केंद्र, कहां पर है, मुरैना में। और मुरैना में भी एक जगह है देवरी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं देवरी घड़ियाल केंद्र। रहेगी बात आपको याद। फिर जो चंबल घड़ियाल केंद्र भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र है। मैंने भी सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बोला आपको, मैंने घड़ियाल का बात करी है। रहेगा, पहला आ गया चंबल, पहले नंबर पे कौन आ गया, चंबल। दूसरा है केन घड़ियाल केंद्र, नाम से समझ में आ रहा है किस नदी पर है, केन नदी पर। और आपने सुना केन नदी की अधिकतर चीज जब भी हम पढ़ते थे पन्ना छतरपुर, तो ये रहा केन घड़ियाल केंद्र। तो केन घड़ियाल केंद्र बता दो कि कहाँ पे, केन नदी पर है। केन नदी पे कहाँ पे, पन्ना छतरपुर, याद रहेगा। फिर दूसरा है सोन, सोन घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है, ये सोन घड़ियाल केंद्र सोन नदी पर है। और सोन नदी में पूछोगे तो सीधी और शहडोल की सीमा पर है। थोड़ा हिस्सा इसका किसमें, सीधी में, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर है, शहडोल में। तो सोन से सा याद कर लेना, सा से शहडोल, सा से सीधी, सा से सोन नदी। तो सोन घड़ियाल केंद्र याद रहेगा आपको। तो 3 घड़ियाल केंद्र मैंने आपको बता दिए। सबसे बड़ा अगर पूछे तो चंबल घड़ियाल केंद्र, भारत का सबसे बड़ा बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत इसमें आपको। बड़े आगे 3 घड़ियाल केंद्र मैंने बता दिया। अब देखो हम क्रम से चलेंगे। इसी में यहाँ पे अभी देखोगे ना आप, ग्वालियर में घाटी गांव, क्या है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सुनो ऐसे याद करना, जैसे ग्वालियर है, तो ग्वालियर को मैं क्या बना दूंगा, वॉरियर। क्या बना दूंगा, वॉरियर। वॉरियर मतलब होता है योद्धा लोग। और आपने भी सुना, जो योद्धा लोग, जो सैनिक लोग होते हैं, वो घाटियों पे चढ़ते नहीं चढ़ते, देखते हैं ना घाटियों पे। तो घाटी से क्या याद रखना है, ग्वालियर। ये क्या है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये जो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी खास बात है, ये सोन चिड़िया के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, और देखो सोन चिड़िया के ऊपर सेन चिड़िया नाम की पिक्चर भी आई थी, देखी हो कभी आपने, नहीं देखी हो तो देखना जाके। सोन चिड़िया करके एक पिक्चर भी, सोन चिड़ैया बोलते हैं उसको, वैसे हम चिड़िया चिड़िया करते हैं, पर उसको क्या बोलते हैं, सोन चिड़ैया। कुछ नहीं होता है, लंबे लंबे पैरों की होती है, मतलब अच्छी होती है ना, सोन चिड़िया। तो अगर आपसे कोई पूछे सोन चिड़िया के लिए कौन सा है, तो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ग्वालियर में। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे, बड़े आगे। फिर आपने सुना होगा, अब देखो हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही। कौन सा है, नौरादेही। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, नौरादेही। तो देखो नौरादेही जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बहुत सारी जगह आते हैं, मैडम लिखना नहीं है, सब समझना है, सब मिलेगा आपको। तो नौरादेही एक जगह नहीं मिलेगा आपको, सब जगह मिलेगा। जैसे कुछ हिस्सा इसका क्या मिलेगा, सागर में, कुछ हिस्सा आपको मिलेगा दमोह में, कुछ हिस्सा इधर नरसिंहपुर में, इस टाइप से मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछूं वन्यजीव अभ्यारण्य तो कौन है, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। और मुख्य रूप से अगर मैं पूछूं कहाँ पे, तो सागर में। और अगर मान लो ऑप्शन में और 2-3 जगह आ जाए तो वो भी लगा देना। सागर के पास में दमोह, दमोह के सागर के नीचे आऊंगा तो क्या आ जाएगा, रायसेन,
और इधर पास में आ जाओ नरसिंहपुर, ऐसा मिलेगा हमें मुझे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही, ये बात याद रहेगी। अब मैं पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, तो वो है राला मंडल, वो है इंदौर में। कहाँ पे? राला मंडल। राला मंडल कहाँ पर है? इंदौर में। लोमड़ी के लिए बहुत फेमस है, लोमड़ी के लिए। अगर कोई लोमड़ी संरक्षण केंद्र पूछे तो वही राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य, याद रहेगी बात आपको याद। मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा पूछो तो वो है सैलाना, वो है रतलाम में। कहाँ पे है वो? रतलाम। तो सैलाना कहाँ पे? रतलाम। और ये किसके लिए फेमस है ये भी कहना ना, खरमोर पक्षी, खरमोर नाम का एक पक्षी है ना, एक लंबी लंबी टांगे होती है इसकी, मतलब लंबा चौड़ा होता है तो खरमोर। और एक और याद करना, खरमोर पक्षी के लिए धार, सरदारपुर। तो देखो सरदार में भी धार है, देखो। तो कभी आपसे को पूछे सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? तो धार। और हमने पढ़ाई था एक बार कि माही नदी कहाँ से निकलती है? तो धार जिले की सरदारपुर चेली के मिंडा नामक गांव से। तो धार याद रहेगा, सरदार, तो सरदार को सरदार पढ़ेंगे, धार धार याद रहेगा। और इसी सरदार, तो सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? धार रहेगी बात। और किसके लिए फेमस है? खरमोर, खरमोर पक्षी के लिए फेमस है। तो दो खरमोर पक्षी संरक्षण के लिए आ गए। कितने आ गए? दो। इसमें कोई दिक्कत आपको? हाँ, केक्टस गार्डन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा केक्टस गार्डन। केक्टस का मतलब समझते हो आप, क्या होता है केक्टस? हाँ, जिसको हम नागफनी बोलते हैं, नागफनी बोलते हैं, नाग की तरह होता है ये पौधा, नागफनी बोलते हैं। कांटे वाटे जो मैडम बता रही है नागफनी होती है। ये पौधा ऐसा होता है कि जो जंगल मरुस्थलीय क्षेत्र में उग जाता है। तो सबसे बड़ा गार्डन, अगर केक्टस गार्डन पूछे तो वो भी कौन है? सैलाना। तो ये छोटी छोटी पूछेगा आपसे, वो बड़ी चीज कुछ भी नहीं पूछेगा। तो केक्टस गार्डन कहाँ पे? सैलाना रहेगी आपको याद। कहाँ पे? रतलाम। ये कौन है? धार, सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? धार। फिर एक और चीज याद करना है आपको, बोरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये बोरी घाटी आपको नर्मदापुरम में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? नर्मदापुरम में। तो बोरी घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्या याद रहेगी? बोरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य। तो सुनो, जैसे हमने पढ़ी थी तवा नदी, या आपको क्या याद रखना, हाँ तवा नदी। तो तवा नदी जब निकल रही थी, इसी तवा नदी के पूर्व में हमें पढ़ रहा था सतपुड़ा, और यही भी पढ़ रहा है हमें बोरी वन्यजीव अभयारण्य। और ये जो बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, ये सबसे ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा सागौन की लकड़ी के लिए। तो सबसे ज्यादा सागौन कहाँ पे पाया जाता है? इसी बोरी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। यही पूछ लेगा, अच्छा बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? तो कहाँ पे? नर्मदापुरम। अगर मान लो इसे नर्मदापुरम नहीं देगा तो अड़ोस पड़ोस के जिले देगा, जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा। इसमें कोई दिक्कत आपको? ये प्रमुख क्या याद करना, जैसे गंगेय वन्यजीव अभयारण्य पूछूंगा आपसे, क्या पूछूं? तो ये पन्ना, गंगेय वन्यजीव अभयारण्य। गंगेय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? पन्ना। हाँ, यही तो बताया मैंने भी। इसमें आएगा, देखो सुनो बात, हमने मैप यहाँ से यहाँ तक बनाया था और बीच में बनाया था वो। तो इधर नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में पाया जाएगा। आए समझ? किंतु ऐसे क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पे वर्षा थोड़ी कम होगी। आए समझ में? ऐसा थोड़ी हर क्षेत्र में, हर बराबर जगह वर्षा होगी। जहाँ पे हमने लॉजिकली क्या पूछा, किस कैटेगरी में आएगा वो? हाँ, कम वर्षा वाला, मतलब 75 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में जहाँ पे भी होगी वहां पे मिलेगा वो। अब जैसे हमने बोला जब मध्य प्रदेश में, मालवा में, तो क्या मालवा में क्या सागौन के वन नहीं होंगे? पर हम जनरली तुलनात्मक रूप से पढ़ा ना, कैनोपी डेंसिटी के अनुसार पढ़ा हमने, जो वन विभाग ने बना रखा है ऐसा। ये याद रहेगा आपको। और कौन सा याद आ रहा है आपको? और कौन से राष्ट्रीय उद्यान याद आ रहे हैं? वन्यजीव देख, कर्मजीरी। तो कर्मजीरी कहाँ पे? शिवनी में। कर्माजीरी कहाँ पे है? शिवनी में। ये रहा इधर कर्माजीरी, ये रहा शिवनी में कर्माजीरी। और कौन सा याद आ रहा है? और बताओ। कर्माजीरी ये कहाँ पे? और कौन सा याद रहेगा? बस मेन याद करना आपको, ये इंपोर्टेंट है। पनबट्टा भी इधर ही मिलेगा आपको ऊपर सतना उतना में।
अलीराजपुर में भी है कट्ठीवाड़ा, ये याद करना आपको, कट्ठीवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सुनो बात, कट्ठीवाड़ा जो है ना, इसको भी कभी कभी आपने सुना होगा मालवा कश्मीर, इस टाइप से सुना होगा, ये कश्मीर बोलते हैं इसको, कश्मीर है मालवा, इस टाइप से। तो वैसे एक और चीज याद करना आपको, वैसे जो राजगढ़ है, तो राजगढ़ के अंदर है नरसिंहगढ़, तो नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। क्या है? नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। और नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर है चिड़ीखो झील, इस चिड़ीखो झील को हम बोलते हैं मालवा कश्मीर। और अगर आपसे कोई पूछे अच्छा मध्य प्रदेश का कश्मीर, सुन लो बात, आगर मालवा, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश का कश्मीर। उसमें वो जो आपने मानचित्र वाली, उसमें आगर मालवा नहीं होगा, आगर मालवा के अंदर तो आएगा ही नहीं, राजगढ़ में चलेंगे, रहेगी। कुछ भी नहीं। हाँ सुनो, एक और याद करो, आगर मालवा के अंदर है कामधेनु गो अभ्यारण्य, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आगर मालवा के अंदर जो कामधेनु गो अभ्यारण्य, ये विश्व का पहला गो अभ्यारण्य। तो जब भी मैंने बोला ना एशिया का पहला, विश्व का पहला, ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगर मालवा में, कामधेनु, ये याद रहेगी आपको। एक और मैं चीज बताना भूल गया था आपको, जैसे आपने वो सुना होगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, तो डिंडोरी में एक जगह है घुघुआ, गांव है वहां पे स्थित है, इसलिए इसी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं? घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो हो सकता है ऐसा घुमा के आपसे पूछ ले वो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? डिंडोरी। तो डिंडोरी के किस गांव में? घुघुआ नामक गांव में, इसलिए उसको बोलते हैं घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जैसे अन्य नाम जैसे आता है ना कभी कभी, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले, बड़ा अच्छा लगता है, घुघुआ पूछेगा वो, तो ऐसे लगे नया नया आ गया, कुछ नया कुछ भी नहीं, वही है वो। जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप पूछ के बोले इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आए समझ में आपको, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। जैसे पेंच में क्या है, तो हमें याद रहता है पेंच नदी जैसे दक्षिण में बह रही है, छिंदवाड़ा में बह रही है, पेंच नदी है, तो ऐसा नहीं पूछ के वो थोड़ा सा नाम ट्विस्ट कर देता है, ताकि उससे क्या करना पड़ता है, फिर अब लॉजिक लगाना पड़ता है, वो याद रहेगी बात आपको, इसमें कोई दिक्कत। तो नरसिंहगढ़ में कौन सा है? नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य याद रहेगा। तो नरसिंहगढ़ कहाँ पे? राजगढ़ में। और नरसिंहगढ़ के अंदर क्या है? चिड़ीखो झील, चिड़ीखो झील को क्या बोलता है? कश्मीर ए मालवा, तो कश्मीर ए मालवा नहीं, मालवा ए कश्मीर बोलते हैं। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसको बोलते हैं? तो पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का स्वर्ग किसको बोलते हैं? तो पंचमढ़ी। ये लॉजिक याद रहेगा। कट्ठीवाड़ा याद करना, कट्ठीवाड़ा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलीराजपुर में। तो कट्ठीवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलीराजपुर। इसके जस्ट ऊपर देखो ना झाबा, झाबा में मयूर वन्य जीव अभ्यारण्य, मयूर, तो भुआ के घर मयूर। ये सुनो बात, अभी बाद में जब हम पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, वहां पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे झाबुआ में पाया जाता है रॉक फॉस्फेट, और यहीं पे पाया जाता है एस्बेस्टोस, तो ऐसा पढ़ेंगे। देखो भुआ का लड़का मयूर क्या है? रॉक स्टार, तो रॉक से रॉक फॉस्फेट और स्टार से एस्बेस्टोस। ये ऐसे करेंगे कि भुआ क्या है, या भुआ से ऐसे याद करें, भुआई क्या है? रॉक स्टार। आए समझ में? भुआ होती भी है सबकी, जलवा रहता है भुआ उनका। ऐसा हो गया यार। देवास में भी खिवनी, खिवनी, अब शिवनी मत कर देना है, क्या है? खिवनी। खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? देवास में। खिवनी, खिवनी कहाँ पे? देवास। खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य। जैसे बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कितने? टोटल 24। कितने प्रस्तावित है? 11। इसी में कोई नाम याद करना। जैसे मैं आपसे पूछूं गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे होगा, तो आप दिमाग लगाओ कहाँ पे होगा? मंदसौर। मंदसौर में क्यों होगा? क्योंकि यहीं पे क्या है? गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध के नाम पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाएंगे, उसी का नाम क्या कर देंगे? और इसी गांधी सागर बांध के अंदर ही गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। करेंगे ऐसा, मतलब कहने के बात है, गिद्धों का संरक्षण क्यों करेंगे? गिद्धों का संरक्षण क्योंकि आपने सुना होगा गिद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, और वर्तमान में भी संकटग्रस्त है गिद्ध। आपने देखा होगा तो वर्तमान में क्या है? संकटग्रस्त है, इसलिए इधर ही पाए जाएंगे गिद्ध। तो गिद्धों को क्या कर रहे हैं? संरक्षण। इसमें कोई दिक्कत आपको याद रहेगी बात? आगे बढ़े। अब देखो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं? जैव मंडल आरक्षित। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि 3 है और तीनों पूछ लेता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र को ही क्या बोलेंगे हम? बायोस्फीयर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3। हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, लिखना नहीं है। क्या करना नहीं है? लिखना नहीं है, क्योंकि क्या है? सब लिखा लिखाया हुआ
पका पका माल मिलेगा आपको, खाली पचाना है उसको। क्या करना है? पचाना है बस उसको। सर वो उड़ीसा में कुछ होता है ना गिद्धों से रिलेटेड, सब गिद्ध आते हैं। गिद्ध कहाँ आते हैं? उड़ीसा में नहीं आते। नहीं मुंबई में सारे पक्षी आते हैं ना सर उड़ीसा में, तो प्रवासी ठीक है, आते होंगे, इधर भी तो आते हैं, राजस्थान में आते हैं, रणथंभौर सरिस्का में भी आते हैं, प्रयागराज में भी है ना। ऐसे आएंगे, आपको याद कर लेना है। फिर देखो इधर आओ, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो पंचमढ़ी। देखो नाम में छुपा है पंचमढ़ी, तो मैं बता सकता हूँ कहाँ पे ये। तो पंचमढ़ी कहाँ पे है? हाँ, जो होशंगाबाद बोलेगा ना तो पंखे टरे दोनों चोटी बांध के चालू कर देंगे। होशंगाबाद कहाँ पे? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी नाम से तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये कहाँ पर है। इसकी खास बात ये है कि मध्य प्रदेश का पहला क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला है। कभी कभी डेट भी पूछता है, तो देखो डेट में तीनों की याद करूंगा आराम से। पहले याद हो गया, ये पहला है, पहला याद कर लिए बहुत है। फिर दूसरा देखो यही पूछ जाऊंगा मैं, अमरकंटक। तो अमरकंटक में इसका नाम है अचानक मार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अचानक मार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? तो अमरकंटक में। कोई दिक्कत इसमें आपको? अमरकंटक ये याद रहेगा, अचानक मार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश का क्या है? दूसरा। तीसरा है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या है? पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो कहाँ पे होगा ये? पन्ना। ये जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मैंने बनाया है, तो सुनो इसमें क्या क्या आ गया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा और बोरी वन्यजीव अभयारण्य। इन सबको मिला के मैंने क्या बना दिया है? पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश का क्या है? पहला। अब सुना इसकी डेट याद करना। देखो इसकी एक की डेट याद कर लेना, बाकी तीनों की ऐसे याद हो जाती है। इसको बनाया था 1999 में। कितना बनाया था? 1999 में। तो ऐसे याद करना 2000 में एक कम है बस। 3 मार्च 1999 कब बनाया था इसको? तो इतनी डेट याद नहीं करना आपको, 3 मार्च कब बनाया था, बस इतना सा याद करना है आपको कब बनाया था। 2000 में एक कम। तो सुनो यहां से हम चलेंगे 6 साल। कितने साल चलेंगे? 6 तो 6 साल में कितने आ जाएंगे? तो 2005 में किसको बनाया मैंने? किसको बनाया? अचानक मार। फिर यहां से चलेंगे 6 साल, तो कितने में बनाया मैंने? तो 2011 में किसको बनाया था मैंने? पन्ना को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया। अब सुना एक और कहानी सुनना आप। अगर आपसे ये पूछे अच्छा पंचमढ़ी को यूनेस्को में कब शामिल कराया? तो 2009 में। यूनेस्को में कब शामिल कराया? तो अच्छे से सुनना, तो पहले तो इसी को शामिल करूंगा मैं 2009 में। ये जो अचानक मारे इसको मैंने शामिल करा 2012 में। कब शामिल करा? 2012 में। यूनेस्को की बात चल रही है। और अभी इसको जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसको शामिल करा 2020 में। कब शामिल करा है? 2020 में। किसको शामिल करा मैंने? पन्ना। रहेगी बात आपका डेट के, इतना बहुत ज्यादा डेट के पीछे नहीं भगना है, बस आपको लॉजिक याद करना है। एक की याद कर लेना है, 2000 में एक कम और 6 बढ़ा देना है। तो मध्य प्रदेश में कब बनाया इसको? तो 1999। इसको कब बनाया? तो 2005। और इसको कब बनाया? तो 2011। ये मध्य प्रदेश में बनाया। अगर यूनेस्को की साइड में कब शामिल करा गया इनको? तो कब? इसको 2009 को, इसको 2012 को, इसको कब शामिल करा? 2020 को। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत ही बेसिक सी चीजें है। आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये बात